कल ही मोदी सरकार का कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ, जिसमें नए नवेले मंत्रियों ने शपथ ली और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुभाष सरकार, जिन्हें शिक्षा मंत्रालय में एमओएस का पद मिला है। डॉक्टर सरकार, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नया पद संभालने पर। नमस्कार। 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 सर, जिस तरह से अब नई जिम्मेदारी आपको मिली है, आगे किस तरह से आप इस रोल को देख रहे हैं और क्या चुनौतियां अभी आप मानते हैं जो आप अपने इस कार्यकाल में निभाना चाहेंगे? देखिए, दुनिया के सबसे यशस्वी नेता श्री नरेंद्र मोदी, उनके प्रधानमंत्रित्व में काम करना ये एक बहुत बड़े मौका है और जिसका जीवन में ये मकसद है कि जनता के लिए हम काम करेंगे, उनके लिए भी एक ये भी मौका है। तो अभी तो मेरा तो दायित्व जो मिला है, तो आई हैव नॉट टेकन द चार्ज। स्वाभाविक रूप से जो दायित्व मेरा मिला है उसको मैं निष्ठापूर्वक उसके काम आगे बढ़ाएंगे और एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो काम करना है जनता के लिए, हमारे शिक्षक के लिए, हमारे छात्रों के लिए और इंस्टीट्यूशन के लिए, ये हम जरूर करेंगे। जैसे हमारे जो इंस्टीट्यूशन वो भी अच्छे, उनका स्टैंडर्ड, उनको जो मान वो भी बढ़ेंगे और अच्छा होगा। एवं हमारे अंतर्जातिक लेवल में हमारे तो एक मर्यादा है, ये 7 साल में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और भी आगे बढ़ेगा, ये हमारी तो इच्छा है, हम इसके लिए काम करेंगे। शिक्षा मंत्रालय में क्योंकि डॉक्टर सरकार अब आप आए हैं और देखिए जिस तरह से सर्जरी हुई है पूरी शिक्षा मंत्रालय की, क्योंकि रमेश पोखरियाल निशंक हटाए गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान अब उसको लीड करेंगे और आप उनके जूनियर हैं, तो ऐसे में खबरें इस तरह की भी निकल कर आ रही थी, क्योंकि जो ये पूरी तरह से एक वापस सर्जरी की गई है शिक्षा मंत्रालय की और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अब इसे और अपलिफ्ट किया जाए, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में हमने देखा कि किस तरह से जो बच्चे घर बैठे हैं, पढ़ाई से लेकर उनके भविष्य को लेकर जो योजनाएं हैं वो किस तरह से प्रभावित हुई हैं। ऐसे में आपके मंत्रालय के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा जी की तरफ से आपको मैसेज दिया गया कि अब आप इस रोल में आ रहे हैं, क्या पहली बात थी जो उन्होंने आपको कही? देखिए, आपके प्रश्न भी बहुत अच्छे और परिस्थिति के अनुसार और बहुत आप चाणक्य के माफिक प्रश्न भी किया, लेकिन ये प्रश्नों के भी बारे में भी कुछ मार्गदर्शन करना चाहिए। ये तो हम बाद में करेंगे और जब जब परिस्थिति जैसा हो, हमारे एजुकेशन व्यवस्था में ये कोरोना काल में जो हुआ, ये परिस्थिति के अनुसार ये परिवर्तन होते रहेंगे। जी, नई शिक्षा नीति को लेकर सर बहुत सारे सवाल थे। नई शिक्षा नीति को लेकर बहुत सारे सवाल थे और खबरें इस तरह की भी निकल कर आई कि नई शिक्षा नीति जब इस सरकार में आई है और इतने सालों के बाद शिक्षा पॉलिसी बदली देश की, तो जो एक उसकी उपलब्धि और जो उसका एक क्रेडिट मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाया या उसका उस तरह से असर दिखाई नहीं दिया और यही वजह है कि शिक्षा मंत्री को बदला गया। इस तरह की खबरें थी, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं और नई शिक्षा नीति पर आप कैसे आगे काम करेंगे? इस पर कुछ भी विचार आप साझा करना चाहें तो। देखिए, नई जो शिक्षा नीति है, ये तो हमारे इंडिपेंडेंस के इतना साल बाद ये हम लोग, हमारी सरकार ने कर सके और ये बहुत सारे लोगों के ओपिनियन के लेने के बाद ही हुआ, लेकिन इसको जरूर एग्जीक्यूट होगा, एकदम चिंता मत कीजिए, जरूर होगा एकदम। और बहुत सारे लोग इसको स्वागत भी किया। जी सर, इस बार हम देख रहे हैं कि कैबिनेट का जो स्वरूप बदला है, कैबिनेट बहुत यंग दिखाई दे रही है। एवरेज एज कैबिनेट की 58 साल है और जिस तरह से एक के बाद एक बड़े मंत्री तक पदों से हटाए गए हैं, तो कोशिश यही है ये दिखाने की, एक मैसेज देने की कि परफॉर्मेंस जो है वो मैटर करती है। इस लिहाज से जब हम आगे का समय देख रहे हैं, आज आप देश के स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या आश्वासन देना चाहेंगे, जो कोरोना संक्रमण के काल में अब देख रहे हैं कि आगे उनके लिए क्या तय होता है? देखिए, जो स्टूडेंट्स है उनको
सीरियस और सिंसियर होना, परिस्थिति के अनुसार उसको सीरियसनेस रखना चाहिए, सिंसियरिटी होना चाहिए और एकदम स्वाभाविक रूप से उनको जो नॉलेज वो लेना चाहिए और हर रोज कुछ ना कुछ उनको नॉलेज में योगदान हो, ऐसे हमारे मैसेज। जी सर, आखिरी सवाल मैं आपसे और लेना चाहूंगी क्योंकि बंगाल का रिप्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं कि वहां से 4 मंत्री बनाए गए हैं। आप खुद पेशे से डॉक्टर हैं और आपको भी इस कैबिनेट में जब शामिल किया गया है तो एक सोच बंगाल को लेकर भी दिखाई दे रही है क्योंकि लोकसभा चुनावों में वहां से 18 सांसद चुनकर आए। बंगाल की तरफ इस फोकस को किस नजरिए से देखा जाए, बीजेपी आगे और किस मजबूत स्ट्रैटेजी से बंगाल में आगे बढ़ेगी? और क्योंकि खुद आप बांकुरा से सांसद हैं, क्या उसमें आपका रोल रहेगा? देखिए हमारी सरकार हर समय सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी है। अब इस बार देखिए तो SC, ST, OBC सभी समुदाय का है। प्रदेश में एक प्रदेश से जो अलग अलग जो जोन्स है उससे भी प्रतिनिधित्व है। बहुत सोच बूझ कर ये हमारे प्रधानमंत्री ने बनाया और हमारे ऐसा लगता है, मन सा ऐसा लगता है ये मंत्रिसभा भी बहुत अच्छा काम करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आज तक से बात करने के लिए और एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे आपके टेन्योर के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि नमस्कार शिक्षा मंत्रालय स्टूडेंट्स के लिए आगे और अच्छी पॉलिसीज लेकर आए उनके भविष्य के लिए। आप सबको भी शुभकामना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो आज बात हो रही है फर्स्ट डे फर्स्ट शो की क्योंकि कल ही मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ और आज कामकाज का पहला दिन है और पहले ही दिन नए मंत्री किस तरह से जोश में उत्साह में दिखाई दे रहे हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने अपने दफ्तरों में। उसकी तस्वीर आपके सामने। रेल मंत्रालय और खेल मंत्रालय की दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर सुबह सुबह सूचना और प्रसारण मंत्रालय हालांकि पहुंचे तो नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय जाकर कामकाज संभाला। तो आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कार्यभार संभालने के बाद अनुराग ठाकुर ने क्या कहा क्योंकि उनका प्रमोशन हुआ है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में, सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाए और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा। सर, सुषमा जी, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू तमाम लोग इस मंत्रालय में रहे और अब आप जितने बड़े नाम आप गिना रहे हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। इसलिए मैंने कहा जो विश्वास व्यक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाने का हर संभव प्रयास करूंगा। अश्विनी वैष्णव को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनको देश की लाइफलाइन रेल को चमकाने का काम मिला है। आज सुबह सुबह वो भी काम संभालने रेल मंत्रालय पहुंचे। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। रेलवे प्रधानमंत्री जी के बहुत ही उनके विजन में बहुत बड़ा हिस्सा है और प्रधानमंत्री जी का विजन रेलवे के लिए जैसे जन जन तक ट्रांसफॉर्म हो लोगों की लाइफ, एक आम आदमी, एक गरीब, एक वंचित, एक किसान, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी रेलवे के बेनिफिट मिले, ऐसा उनका बड़ा विजन है। तो इस विजन के लिए मैं काम करूंगा और प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेहनत करूंगा।
तो सभी मंत्री अब यहां भरोसा दिखा रहे हैं कि जिस विजन के साथ जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको दिखाते हैं हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम टीम। कैबिनेट मंत्रालय नारायण राणे को भी सौंपा गया है। एमएसएमई जो नितिन गडकरी के पास पहले था, सर्बानंद सोनोवाल असम के पूर्व मुख्यमंत्री जहाज रानी और आयुष मंत्रालय उनको सौंपा गया है। तो वहीं वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सौंपा गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करना यहां बहुत अहम होगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस से आकर बीजेपी में शामिल हुए, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री उनको सौंपी गई है। रामचंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्रालय सौंपा गया है। वहीं अश्विनी वैष्णव को बड़ा मंत्रालय, बड़ी जिम्मेदारी रेलवे और संचार आईटी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं जेडीयू से पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय सौंपा गया है, जो पहले हरसिमरत कौर बादल के पास था, लेकिन वो उनका दल अलग हो गया था एनडीए से। किरण रिजिजू आ गए हैं बड़ी भूमिका में, कानून मंत्रालय उनके पास होगा। रविशंकर प्रसाद की छुट्टी हुई और यहां पर उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वहीं राजकुमार सिंह की भी जिम्मेदारी हम आपको दिखा रहे थे। हरदीप सिंह पुरी का रोल यहां पर बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय उनको सौंपा गया है। मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। एडिशनल उनके पास उर्वरक मंत्रालय भी होगा। तो वहीं भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन, श्रम और रोजगार मंत्रालय, पुरुषोत्तम रूपाला को मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और नारी शक्ति जो ड्रीम टीम में दिखाई दे रही है, कुल 11 महिलाएं शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आपने देखा। वहीं स्मृति ईरानी को महिला और बाल कल्याण मंत्रालय दिया गया है, उनसे कपड़ा मंत्रालय लिया गया है। शोभा करदलजी को कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री का पद सौंपा गया है। तो वहीं प्रतिभा भौमिक सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राज्य मंत्री होंगी। दर्शना जरदोश को कपड़ा और रेलवे राज्य मंत्री का ये पद जो है दिया गया, 2 उनके पास ये पोर्टफोलियोज हैं। वहीं भारती प्रवीण पवार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री होंगी। मीनाक्षी लेखी की जिम्मेदारी देखिए, दिल्ली से सांसद हैं, विदेश और संस्कृति राज्य मंत्रालय उन्हें दिया गया है। अनुप्रिया पटेल को वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री का जिम्मा दिया गया। तो कुल मिलाकर ये 11 महिलाएं हैं जो 77 मंत्रियों की इस कैबिनेट में अब शामिल हैं। लेकिन एनडीए के सहयोगियों को भी टीम मोदी में जगह मिली है, क्योंकि कोशिश सरकार की तरफ से ये थी कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। एक मैसेज चुनावों से पहले, खासतौर पर यूपी के चुनाव से पहले देने की एक कोशिश जरूर थी। इसीलिए अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल भी कैबिनेट में शामिल है। यूपी में अगले साल चुनाव है और ये सरकार का एक बड़ा दाव है। जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा व्यक्त किया है और दी है, मेरी कोशिश होगी मैं अपनी क्षमता के अनुरूप उसके साथ न्याय कर सकूं। दल ने हमेशा वंचित, शोषित, दबे कुचले वर्ग की लड़ाई लड़ी है। उसके लिए हमने संसद में संघर्ष किया है, सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया है और आगे भी हमारा ये संकल्प जारी रहेगा। और अपना दल ने निरंतर जो कमजोर वर्ग है, जो पिछड़ा है, दलित है, दबा कुचला है, उसके लिए काम किया है और आगे भी हम उसके लिए ही काम करेंगे। और मुझे लगता है कि हमारा दबा कुचला, शोषित, पिछड़ा समाज जो है वो हमारे साथ मजबूती से जुड़ा रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुझ पर इतना विश्वास जताया है, मुझ पर यकीन किया है कि पहली बार चुनाव जीत के आने वाला व्यक्ति को उन्होंने भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है, मैं कोटि कोटि उनको प्रणाम करता हूं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने जो मुझ पर विश्वास जताया है, मैं निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को भरोसा दिलाता हूं कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा और मैं देश की जनता और बिहार की जनता जितना मुझको बनेगा ईमानदारी पूर्वक मैं सेवा करूंगा। मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से मैं हाजीपुर की जनता और पूरे देश की सेवा करूंगा। जो भरोसा जताया है उसके अनुरूप ही कार्य करने की कोशिश करेंगे। सर्वोच्च कमांडर का जो निर्देश होता है, एक सिपाही उसी के आधार पर काम करता है। हम सब सिपाही के रूप में जिस तरह से अनुशासन होता है आर्मी का, उसी तरह का हमारा अनुशासन है। उत्तराखंड की समस्या को देखें तो मेन वहाँ पर तो पलायन है, बेरोजगारी है और काफ़ी कनेक्टिविटी की समस्या थी, जिसको तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा कर दिया है। और पर जो बैठा व्यक्ति है उस तक डिसेंट्रलाइजेशन करके विकास जाना चाहिए। उनका जो पहले से सूत्र हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये बहुत ही गूढ़ मंत्र है। One of the important things is to understand that this is a great opportunity and privilege for me to serve as a minister. It is an opportunity given to me by the Honorable Prime Minister and my party, and I
hope to deliver on their expectations of me. I think this is about an opportunity to serve the country as part of the overall mission that the Prime Minister has laid out. पीएम मोदी के नए मंत्रिमंडल की खास बात यह है कि कई नए चेहरों को पहली बार मौका मिला और वो भी कैबिनेट मंत्री बनाकर। कई मंत्रियों से मंत्रालय छिना भी है तो कई मंत्रियों का प्रभार बदला गया है। ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, मैं नारायण ठाकुर राणी, मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम तैयार हो गई, सभी की ताजपोशी हो गई, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को आज सरल शब्दों में आपको समझाते हैं। मोदी कैबिनेट के विस्तार से 5 बड़ी बातें सामने आई। मोदी सरकार की पहली और दूसरी पारी में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल हुआ। आई सर्वानंद सोनोवाल दूसरे की शपथ लेती हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात, मोदी सरकार में हैवीवेट मंत्रालय संभालने वाले दिग्गजों की छुट्टी। तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश और गुजरात चुनाव पर फोकस है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ। चौथी सबसे बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट में कई मंत्रियों का प्रमोशन किया गया। किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। पांचवी सबसे बड़ी खबर यह है कि पिछड़ों और दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया है। नई टीम तो तैयार हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 12 मंत्रियों को आउट करके सबको एक बार फिर चौंका दिया। नरेंद्र मोदी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं और इस बार उन्होंने अपना पूरा घर ही बदल डाला। इसे यूं समझिए, स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा, हर्षवर्धन के पास 3 मंत्रालय थे। कानून मंत्री का इस्तीफा, रविशंकर के पास 3 मंत्रालय थे। सूचना प्रसारण मंत्री का इस्तीफा, प्रकाश जावड़ेकर के पास 3 मंत्रालय थे। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, रमेश पोखरियाल निशंक की छुट्टी। श्रम मंत्री का इस्तीफा, मोदी टीम से संतोष गंगवार आउट। कैबिनेट की कुर्सी गई, लेकिन सभी नई टीम की ताजपोशी के समारोह में मौजूद रहे। ये बड़े चेहरों और दिग्गजों का नाम आपने सुना, जिनको मोदी की टीम से आउट कर दिया गया। लेकिन मोदी की टीम में कुछ मंत्रियों को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन भी मिला। हरदीप सिंह पुरी, आर.के. सिंह, अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, मनसुख मंडविया, जी किशन रेड्डी, पुरुषोत्तम रूपाला। ये उन मंत्रियों के नाम हैं जिन्हें प्रमोशन मिला। लेकिन आपको अब बताते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार में चुनावी सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा गया। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश से 7 मंत्री बनाए गए। 2022 में गुजरात में चुनाव है। गुजरात से 5 मंत्री बनाए गए। यहाँ एक और बड़ी खबर आपको समझनी है कि एनडीए का हिस्सा जेडीयू अब मोदी की टीम का हिस्सा होंगे। इस बार बिहार से मोदी ने जेडीयू और एलजेपी को जगह दी है। शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कई मोर्चे पर मिल रही चुनौतियों से निपटने के लिए मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार किया है, क्योंकि इतना बड़ा बदलाव अब उन चुनौतियों से पार पाने के लिए है। माना यही जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में काम का इनाम भी है और काम में खरे नहीं उतरने वाले मंत्रियों को बाहर करने का रास्ता भी। आज तक ब्यूरो। जी हाँ, तो अब सरकार में सिंधिया, क्योंकि साल भर पहले विपक्ष की आवाज बुलंद करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया अब टीम मोदी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। संयोग देखिए, उनके पिता माधवराव सिंधिया को भी 1991 में कांग्रेस सरकार में इसी मंत्रालय का प्रभार दिया गया था। सिंधिया की नई पारी के साथ ही दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश में उनके समर्थकों के बीच जश्न की तस्वीर दिखाई दे रही है। ढोल नगाड़ों के साथ नारे लगाते हुए एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए समर्थक दिखाई दिए।
सर्वानंद सोनोवाल, मैं पशुपति कुमार पारस, मैं नारायण ठाकुर राणी, मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। मोदी सरकार के मेगा मंत्रिमंडल विस्तार में कई नए चेहरों ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे हाई प्रोफाइल होने के साथ साथ सबसे ज्यादा संभावित भी था। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया यूपीए की सरकारों में 2 बार मंत्री रहे। पहली बार राज्य मंत्री तो दूसरी बार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिला था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सीधे कैबिनेट मंत्री के तौर पर एंट्री करवा दी। मोदी सरकार में महाराज के रुतबे की तस्वीर शपथ से पहले ही दिख गई, जब कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने वालों की कतार में ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे पहले बैठे दिखे। शपथ से पहले प्रधानमंत्री ने नए मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी शामिल थे। संभावित मंत्रियों की इस क्लास में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे की कतार में बैठे नजर आए। इसके बाद प्रधानमंत्री के साथ संभावित मंत्रियों की चाय पीने का कार्यक्रम हुआ। इसमें भी प्रधानमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बातचीत करते दिखे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी सरकार में बड़ा पद मिलेगा, इसकी उल्टी गिनती कमलनाथ सरकार गिरने के बाद ही लग गई थी। सबको पता था कि जब भी मोदी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल होगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम जरूर होगा। साल भर के अंदर मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया समर्थकों का रुतबा राज्य सरकार में बढ़ा, लेकिन सबको इंतजार महाराज के केंद्र में मंत्री बनने का था, जिसकी औपचारिकता पूरी होते ही भोपाल में जश्न शुरू हो गया। वैसे राजनीति की इस नई पारी के आगाज के लिए सिंधिया ने बुधवार से ही तैयारी शुरू कर दी थी। इसी सिलसिले में वो भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने खासतौर से उज्जैन पहुंचे। बाबा महाकाल के दरबार में ग्रहों की शांति के बाद पुजारी ने सिंधिया राजघराने के मुखिया की मंगल कामना की और फिर मोदी सरकार के नए कैबिनेट मंत्री ने महाकाल की आरती उतारी, ताकि राजनीति में नई भूमिका निभाने में कोई विघ्न न पड़े। आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे महाकाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की अंतरात्मा की भावना जुड़ी हुई है। जब जब मैं उज्जैन आता हूं तो महाकाल के दरबार में ढोक लगाना हमारा धर्म और दायित्व दोनों है। बाबा महाकाल दर्शन और फिर सिंधिया की तत्काल दिल्ली रवानगी से ये तय हो गया कि महाराज को बीजेपी तोहफा देने जा रही है, क्योंकि ये सिंधिया ही थे जिन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार को कमलनाथ की सरकार को गिराकर जीत में बदला था। 10 मार्च 2020 को ज्योतिरादित्य ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। 11 मार्च को ज्योतिरादित्य बीजेपी में शामिल हो गए। उनके साथ ही कांग्रेस के 22 विधायकों ने भी इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसकी वजह से कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई। कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा। इसके साथ ही शिवराज सिंह के सिर पर एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ताज आ गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में किंग मेकर के रूप में उभरे। ये विश्वास रखना, मैं केवल एक चीज आपके अपने साथ लेके आया हूं, और वो है मेरी मेहनत, मेरी मशक्कत, और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। यहाँ बैठा हुआ खड़ा हुआ एक एक कार्यकर्ता, एक एक महिला, एक एक नौजवान, मेरा एक ही लक्ष्य होगा कि आपके दिल में स्थान पाना, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के जीवन का लक्ष्य होगा। मध्य प्रदेश के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के लिए खूब प्रचार किया। उन्हें देखने और सुनने के लिए खूब भीड़ जुटी। कांग्रेस चुनाव भी जीती, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ से फिसल गई। कांग्रेस ने एमपी में कमलनाथ को मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन उनकी ताजपोशी के दौरान सिंधिया के तेवरों ने बता दिया कि उनकी कमलनाथ से पटरी नहीं बैठेगी। आखिर में यही हुआ भी, और ज्योतिरादित्य ने अपने राजनीतिक भविष्य के लिए कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी का हाथ पकड़ लिया।
और जब सत्य के पथ पे कोई व्यक्ति चलता है, मूल्यों के आधार पर कोई व्यक्ति चलता है, तो तब मैंने निर्णय लिया कि आज अगर भारत माता और भारत को हमें प्रगति और विकास के रास्ते पे चलाना होगा, तो आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाए। एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका देने के बदले में बीजेपी ने पहले उन्हें राज्यसभा की सदस्यता देकर नवाजा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस तरह बीजेपी ने धीरे धीरे ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहले पार्टी में प्रमोशन दिया और फिर सरकार में शामिल किया। ये पहला मौका नहीं है कि जब ज्योतिरादित्य केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए हों, लेकिन इस बार कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्हें मिलने वाली जिम्मेदारी और उनके प्रदर्शन पर सबकी नजर रहेगी। ईश्वर की शपथ लेता हूं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। ग्वालियर की सिंधिया राज परिवार का इतिहास तो 4 सदी पुराना है, लेकिन आजादी के बाद से सियासत में ये उनकी तीसरी पीढ़ी है। ज्योतिरादित्य की दादी विजया राजे सिंधिया 1957 में ही कांग्रेस से सांसद बनी थी, लेकिन 10 साल बाद वो जनसंघ और फिर बीजेपी में आ गई। उनके बेटे माधवराव भी पहले जनसंघ में थे, लेकिन जब माधवराव कांग्रेस में शामिल हुए तो मां बेटे के रिश्तों में तल्खी बहुत बढ़ गई। ये राजघराने की विरासत है। ये पीढ़ियों की सियासत है। ग्वालियर का सिंधिया घराना, जिसकी नींव 18वीं सदी में पड़ी थी। फिर महादजी सिंधिया ने 18वीं सदी में ग्वालियर को ताकतवर राज्य में बदल दिया था। तमाम इतिहासकारों का मानना है कि भारत में जब ब्रिटिश हुकूमत आई तो ग्वालियर के सिंधिया घराने ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था। देश की आजादी तक ग्वालियर स्वतंत्र रियासत थी। आजादी के बाद ग्वालियर घराने के आखिरी शासक राजा जीवाजी राव सिंधिया कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 28 मई 1948 को ग्वालियर रियासत का भारत में विलय हो गया। जीवाजी राव सिंधिया को मध्य भारत का गवर्नर बनाया गया। 1961 में महाराजा जीवाजी राव का निधन हो गया। उसके बाद राजघराने की बागडोर राजमाता विजय राजे सिंधिया के हाथ में आ गई। इससे पहले 1957 में विजया राजे सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर गुना से सांसद चुनी गई थी। उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे खुद कांग्रेस में शामिल होने की गुजारिश की थी। राजमाता विजया राजे सिंधिया कांग्रेस में आई जरूर। 1957 और 1962 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी जीता, लेकिन मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डीपी मिश्रा से उनकी पटी नहीं। कुछ और मुद्दों पर इंदिरा गांधी से मतभेदों की वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। विजया राजे सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ा तो उधर जनसंघ उनके सामने कालीन बिछाए था। 1967 में राजमाता जनसंघ में आ गई। विजया राजे सिंधिया के बेटे माधवराव सिंधिया भी युवा हो गए थे। अपनी मां की तरह वे भी जनसंघ में शामिल हो गए थे। 26 साल की उम्र में 1971 में जनसंघ के टिकट पर माधवराव सिंधिया ने गुना से लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई। 1975 में इमरजेंसी के दौरान माधवराव सिंधिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी थी। वो भागकर नेपाल चले गए थे। राजमाता ने राजनीति से दूर रहने का वादा किया, तब जाकर माधवराव के खिलाफ जारी वारंट वापस किया गया। जिस कांग्रेस के लिए माधवराव सिंधिया परेशानी का सबब बने थे, बाद में उसी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। 1977 में माधवराव ने कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ग्वालियर से चुनाव लड़ा और जीत भी गए। 1980 का साल
जब जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के नए नाम और नए कलेवर में आया तो राजमाता पार्टी की उपाध्यक्ष बनी थीं और इसी साल माधवराव सिंधिया आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हो गए। माधवराव के कांग्रेस में शामिल होने से राजमाता बहुत खफा थीं। ग्वालियर के राजमहल में मां और बेटे के बीच दीवार खड़ी हो गई। 12 अक्टूबर 1980 को ग्वालियर में राजमाता विजया राजे सिंधिया के 60वें जन्मदिन की पार्टी थी। इसी पार्टी में राजमाता ने माधवराव से संपत्ति के बंटवारे की बात कह दी। राजमाता की बीमारी के वक्त भी माधवराव उनसे मिलने नहीं गए। मां बेटे में रिश्ते इतने तल्ख हो गए थे कि विजया राजे ने ग्वालियर के जय विलास पैलेस में रहने के लिए माधवराव सिंधिया से 1 रुपए सालाना का किराया भी मांग लिया था। 25 जनवरी 2001 को विजया राजे सिंधिया का निधन हो गया। उनके निधन के बाद जो वसीयत आई उसमें उन्होंने माधवराव और ज्योतिरादित्य को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। उन्होंने वसीयत में ये भी लिखा था कि माधवराव उनका अंतिम संस्कार न करें। हालांकि राजमाता विजया राजे का अंतिम संस्कार माधवराव सिंधिया ने ही किया। ये भी बहुत ही अजीबोगरीब संयोग था कि 25 जनवरी 2001 को राजमाता का निधन हुआ और करीब 8 महीने बाद 23 सितंबर 2001 को एक विमान हादसे में माधवराव सिंधिया का भी निधन हो गया था। विजया राजे सिंधिया और माधवराव सिंधिया दोनों ने सियासत में लंबी पारी खेली। यूं तो दोनों 2 अलग अलग राजनीतिक दलों में थे, लेकिन कभी भी राजनीति में एक दूसरे के आड़े नहीं आए, ना ही आमने सामने हुए। यही नहीं, दोनों ने कभी भी चुनाव में हार का मुंह नहीं देखा। सियासत में सबसे बड़ा उलटफेर 1984 में हुआ था, जब माधवराव ने ग्वालियर से पर्चा भरा और बीजेपी के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी को हरा दिया था। सियासत में सिंधिया घराने के दबदबे का आलम यह था कि 1971 में देश में इंदिरा लहर चल रही थी। तब भी जनसंघ ने ग्वालियर की 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। विजया राजे सिंधिया भिंड से, माधवराव सिंधिया गुना से और अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से जीतकर संसद पहुंचे थे। हालांकि 2 पीढ़ियों की परंपरा माधवराव के बेटे ज्योतिरादित्य निभा नहीं पाए। 2019 में अपने पिता की पारंपरिक सीट गुना से वो लोकसभा का चुनाव हार गए। रविश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।